स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। और आज का वीडियो जो होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे ही देख सकते हैं कि अभी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू एंड आर ये तीनों पार्टनर्स है कंपनी में, जिन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और वो कब डिसाइड होता है? 31 मार्च 2018 को। और उसके ठीक नीचे में आपको बैलेंस शीट दिख रहा है। अब बैलेंस शीट में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा लायबिलिटीज और राइट साइड में दिख रहा होगा एसेट्स। अब लायबिलिटीज में बहुत सारे कैटेगरीज है और एसेट्स के साइड भी बहुत सारे कैटेगरीज है। तो सबसे पहला देखिए लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम पी, यहां पर पार्टनर का नाम आ रहा है, फिर रिजर्व फंड है और कैपिटल अकाउंट है पी क्यू और आर का। राइट साइड में देखिए बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, और डेटर को कम कौन कर दे रहा है? प्रोविजन। फिर इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है और मशीनरी है। ये एसेट्स के साइड है। अब रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाइएगा आप लोग, तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि नीचे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसी से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेता है पी, उस वैल्यू में जो बुक में दिया है, मतलब बुक वैल्यू में वो टेक ओवर कर ले रहा है पी। अब फर्नीचर है जो टेक ओवर कर रहा है क्यू, कितने में कर रहा है? 20,000 में। अब यहां पर समझना है आपको कि फर्नीचर आप खोजिए बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दिया है 30,000 का फर्नीचर है, लेकिन क्यू कितने में ले रहा है? सिर्फ 20,000 में। क्रेडिटर है उसको पेड कर दिया गया है और उस पे आपको 5% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, मतलब 80,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको? 5%। फिर अदर एसेट्स में देखिए किस तरह से आपको रिलायंस करना होगा कि स्टॉक जो है वो 80% पे है, डेटर 65% 65,000 में है, और मशीनरी जो है वो 30% लेस हो चुका है। और इन सभी चीज को रियलाइजेशन करने में एक्सपेंसेस हुआ है वो हुआ है 2,000 का। अब आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रिपेयर करें नेसेसरी लेजर अकाउंट और बुक जो है फर्म का उसको क्लोज कर दें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाइएगा तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटी को सिर्फ ट्रांसफर करना है, ना कि सेल करना है या फिर उसे पेड ऑफ करना है। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में आपको एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले एसेट्स को बैलेंस शीट से निकाल के अपने रियलाइजेशन अकाउंट में लाना होगा। तो जो लेफ्ट में है उसको हमको राइट ट्रांसफर करना है, जो राइट में है उसको लेफ्ट। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे आइटम्स ऐसे हैं जिनको आपको ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे मैं अगर बता दूं कि सबसे पहले आपको बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है एसेट्स के साइड से, और लायबिलिटी के साइड से आपको लोन फ्रॉम पी, रिजर्व फंड और कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोन फ्रॉम पी ये पार्टनर का है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, रिजर्व फंड ये पार्टनर्स का होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैपिटल अकाउंट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही मिलेगा आपको। तो इन सब चीजों को आपको ट्रांसफर नहीं करना है। बाकी जितने भी आइटम्स हैं सबको ट्रांसफर करना है उनके ओरिजिनल वैल्यू पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पर टेबल को पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ ताकि हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकें। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तो मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है, और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हैं। वहां मैं इसी क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे टच करके अपना क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास भी क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे करना है कि जो लायबिलिटी साइड है वो अभी क्वेश्चन में है लेफ्ट साइड, उसको हमें ट्रांसफर करना है राइट साइड में, और एसेट्स जो राइट साइड में है उसे ट्रांसफर करना है अपने लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले एसेट्स को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बैंक का जो 30,000 है वो ट्रांसफर नहीं होगा,
क्योंकि बैंक और कैश ये एक्सक्लूड होते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बैंक को छोड़ के आपको सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है टू स्टॉक लेना है, क्योंकि ये एक एसेट्स है। और ये स्टॉक कितने का है, ये 1,50,000 का स्टॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। फिर आपको क्या लेना है, आपको लेना है डेटर वो भी ओरिजिनल बिना प्रोविजन को लेस किए। डेटर है 88,000 में, 88,000 में। ठीक है, फिर प्रोविजन को छोड़ के आपको क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट लेना है। इन्वेस्टमेंट आपको लेना है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना है अपने फर्म में, वो है आपका 40,000 का। तो 40,000 का मैं इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का है हमारे एसेट्स में, ये है 30,000 का। ये हो गया आपका 30,000 का। और लास्ट में है आपका मशीनरी, वो कितने का है, वो है 90,000 का। 90,000 का ये जो सभी चीज है ये मैं अभी कर रहा हूं आपको ट्रांसफर। अभी सेल नहीं होगा एसेट्स का, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर किया है। अब मेरे पास राइट्स है और मेरे पास मेरा एसेट्स भी है जिसमें मैं रियलाइज कर सकता हूं। या तो कोई पार्टनर ले सकता है या तो फिर मैं कैश रियलाइज कर सकता हूं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में बैंक है तो कैश की जगह आप लोग बैंक भी लिखिएगा, यही सही तरीका रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देता हूं। तो लायबिलिटी है मेरे लेफ्ट साइड में, और अब ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो आ जाएगा राइट साइड में। अब यहां लिखूंगा मैं बाय। डेबिट में कुछ भी लिखने से पहले आपको टू लिखना होगा, और क्रेडिट में लिखने से पहले आपको बाय लिखना होगा। तो बाय में सबसे पहले आ जाएगा आपका क्रेडिटर, ये आ गया आपका क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर्स मेरा कितने का है, 80,000 का मेरा क्रेडिटर्स है। अब सेकेंड में मेरा क्या आएगा, सेकेंड में मेरा आएगा बिल्स पेबल, जो कि है मेरा 10,000 का, बिल्स पेबल जो कि है मेरा 10,000 का। ठीक, लोन फ्रॉम पी नहीं आएगा, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स कैपिटल का ही है। अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो पी ले लेता है बुक वैल्यू में। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कहां दिख रहा है, अभी मेरे बोर्ड के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब इसे मैं रियलाइज करूंगा, तो जब मैं रियलाइज कर दूंगा इन्वेस्टमेंट को, तो जब मैं एसेट्स को रियलाइज करूंगा तो वो लेफ्ट से कहां आ जाएगा, राइट में। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ले कौन रहा है, इन्वेस्टमेंट ले रहा है पी बुक वैल्यू में। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बाय। अब बाय के बाद आपको क्या लिखना समझिए आप लोग, बाय जब आप लोग कर दीजिएगा तो सबसे पहले आपको पार्टनर का नाम लिखना, ब्रैकेट में लिखना है कि इस पार्टनर का नाम मैंने यहां क्यों लिखा है। तो पार्टनर्स का नाम क्या हो जाएगा, पीस कैपिटल, और ब्रैकेट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 40,000 का, जो कि बुक वैल्यू 40,000 इधर भी तो 40,000 इधर भी। ठीक है, अब सेकंड में दिया है कि फर्नीचर जो है वो क्यू ले लेता है 20,000 में। तो अब यहां पर लेंगे बाय क्यूज कैपिटल, और क्या ले रहा है क्यू, फर्नीचर ले रहा है, तो ब्रैकेट में फर्नीचर। अब कितने में ले रहा है, 30,000 का फर्नीचर था लेकिन क्यू ले रहा है 20,000 में, तो यहां लिख देंगे हम लोग 20,000। ठीक है, अब तीसरे में बोल रहा है कि क्रेडिटर पेड ऑफ हो गया है। क्रेडिटर क्या हो गया, पेड ऑफ हो गया, और कितने में हुआ है आपका 5% का आपको उसमें क्या मिला है, फायदा हुआ है। ठीक है, मतलब 5% का आपको डिस्काउंट मिला है। तो क्रेडिटर है अभी मेरा इस साइड, राइट साइड में। अब इसे मैं पेड ऑफ करूंगा तो ये राइट से कहां चल जाएगा, मेरा लेफ्ट में। तो यहां मैं लिख दूंगा टू बैंक, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बैंक है, तो यहां पर टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, और वो भी कितना परसेंट पे मिल रहा है मुझे डिस्काउंट, 5% में। तो 80,000 का 5% होता है 4,000, तो 80,000 से
अगर मैं 4000 लेस कर दूं तो आ जाएगा मेरा 76,000 में मेरा क्रेडिटर को क्या कर चुका हूं, पेड ऑफ कर चुका हूं। मतलब मेरा क्रेडिटर था 80,000 का, लेकिन मैं उसे सिर्फ 76,000 ही दूंगा क्योंकि मुझे 5% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब अदर्स एसेट्स को देखिए किस तरह से रियलाइज किया गया है। स्टॉक को 80% में कर दिया गया है, डेटर को 65,000 में कर दिया गया है और मशीनरी को 30% लेस में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब एसेट्स किस साइड रियलाइज होंगे, एसेट्स से यहाँ ट्रांसफर एसेट्स अब रियलाइज होंगे इस साइड में। अब यहाँ कोई पार्टनर नहीं ले रहा, यहाँ कौन ले रहा है, कैश रियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दूंगा रियलाइज्ड, ब्रैकेट में रियलाइज। अब एक एक करके सबको रियलाइज कर देना। तो सबसे पहले कौन होगा रियलाइज में, सबसे पहले होगा आपका स्टॉक, स्टॉक होगा रियलाइज। कितने परसेंट में बोला गया है, स्टॉक को 80% में रियलाइज कर दिया गया। मतलब समझिए कि 1.5 लाख का स्टॉक है, उसे 80% में रियलाइज कर दिया है। मतलब कितने परसेंट अभी बाकी है, 20%। तो 20% का आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 1.5 लाख का अगर 20% कर दिया जाए तो आता है 30,000। ठीक है, तो इसे स्टॉक कितने में रियलाइज कर दिया है, 1,20,000 में। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूं कि स्टॉक है आपका 1.5 लाख का, 80% रियलाइज हुआ है, मतलब 20% नहीं हुआ है। तो 20% अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 जो है वो है आपका माइनस में। ठीक है, तो 1.5 लाख में से आपको 30,000 माइनस करके कितना लिखना है, 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में कौन है, सेकंड में आता है डेटर। अब समझिए डेटर को बोला गया है कि डेटर 65,000 में क्या हो गया, रियलाइज कर गया। तो 65,000 आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन आता है आपका, उसके बाद आएगा आपका मशीनरी। मशीनरी को बोला गया है कि मशीनरी को 30% लेस में बोलेगा। तो बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 70%। तो मशीनरी है 90, तो 90 का अगर हम 30% कर दे तो आ जाएगा मेरा जो वैल्यू है जिसमें रियलाइज हुआ है वो होगा 63,000। आप लोग इसी तरह कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब मेरा ये पूरा क्या हो गया, एसेट्स रियलाइज हो गया। अब इन सबको टोटल करना है, तो 1,20,000, 65,000 एंड 63,000 ये सभी मिलके हो गए आपके 2,48,000। ठीक है, अब समझिए बहुत किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन आगा कि एक क्वेश्चन में प्रोविजन भी है, प्रोविजन कहां जाएगा। तो समझिए कि प्रोविजन जो होता है वो हमेशा डेबिट डेटर को घटाता है। ठीक है ना, तो डेटर आपका अभी कहां पर है, यहां पर है, तो वो घटाएगा कहां पर, यहां पर। तो याद रखना आपको कि प्रोविजन का जो नेचर होगा वो हमेशा से क्रेडिट साइड ही होगा। तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय प्रोविजन ऑन डेटर। अब कितने का था वो था 8,000 का, बुक में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब प्रोविजन ऑन डेटर हमेशा क्रेडिट साइड रहेगा, वो किसके उल्टे रहेगा, डेटर के उल्टे में रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी यहीं पर रियलाइज हो गया, यहीं पर खत्म हो गया, अब ये ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, ये ट्रांसफर आप लोग सोच रहे कि ट्रांसफर हुआ यहाँ रियलाइज होगा, नहीं, ये ट्रांसफर भी इधर ही होता है, रियलाइज भी यहीं पर हो जाएगा आपका। अब समझिए एडिशनल क्वेश्चन में और क्या दिया है कि एक्सपेंसेस हुआ है रियलाइजेशन के दौरान, एक्सपेंसेस भी हुआ है 2,000 का। तो वो हम कहां लिखेंगे, वो लिखेंगे आपका डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, हमेशा से डेबिट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख के हम लोग अमाउंट कितना डाल देंगे, उसमें 2,000 डाल देंगे। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब समझिए कि क्वेश्चन में क्रेडिटर का हो गया आपका, ठीक है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बारे में कुछ बोला अगर नहीं गया है तो इसका मतलब कि बिल्स पेबल डायरेक्ट उसी में होगा। बिल्स पेबल का जो बुक वैल्यू है उसी में उसे रियलाइज कर दिया गया है। तो ये भी क्या होगा, रियलाइज हो जाएगा कितने में, ये हो जाएगा आपका 10,000 में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको बिल्स पेबल या किसी अदर लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि उसका उसी वैल्यू में क्या हो गया, रियलाइजेशन हो चुका है, अब उसमें कोई एडजस्टमेंट करना बाकी नहीं है। ठीक, अब ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग मिला लेते हैं।
सबसे पहले आएगा स्टॉक, फिर आएगा डेटर, फिर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा आपका फर्नीचर, फिर आएगा मशीनरी। ये हुआ ट्रांसफर। अब क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये हो गया लायबिलिटी का ट्रांसफर। अभी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है सिर्फ, ठीक है। यहां से मेरा क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अब होगा रियलाइजेशन, तो ये चल जाएगा राइट से लेफ्ट में। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्रेडिटर हो गया, इसका काम हो गया। अब रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ तो 2000, ये आपको क्वेश्चन में दिख गया। और बिल्स पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था अनदर इंफॉर्मेशन में या फिर एडजस्टमेंट में, तो इससे इसी वैल्यू में क्या कर देंगे हम लोग, सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, सेट ऑफ कर देंगे। तो ये यहाँ पर हो गया आपका। चलिए ये साइड आपका क्लियर है। अब इस साइड में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट जो था वो पी ले लिया, कितने में, 40,000, जो कि बुक वैल्यू है, ठीक है। अब क्यू जो है वो फर्नीचर ले चुका है 20,000 में, फर्नीचर था 30,000 का, ले चुका है 20,000 में। अब बैंक से रिलायज हो रहा है, मतलब आपको ये सब पार्टनर नहीं ले रहा है, ये बैंक के थ्रू रिलायज हो जा रहा है। स्टॉक को कहा गया था कि 1.5 लाख का स्टॉक है, लेकिन 80% पे उसको रिलायज कर देना है, तो मतलब 20% आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान कितने का हुआ आपका, 30,000 का। तो आपका कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 1,20,000 में आपको स्टॉक किसी को सेल करना पड़ा। फिर डेटर को कितने में बोला गया, डेटर था 88,000 में, लेकिन उसे रिलायज कर दिया गया 65,000 में। फिर आएगा मशीनरी जो है 90,000 का। अब इसमें बोला गया कि 30% लेस कर देना है, तो 90,000 का 30% अगर लेस कर देंगे तो उसमें आएगा आपका 63,000। तो 1,20,000, 65,000 एंड 63,000 आपका टोटल हो गया 2,48,000। एंड प्रोविजन ऑन डेटर, तो प्रोविजन ऑन डेटर का नेचर ही क्रेडिट, वो हमेशा डेटर के ठीक उल्टे पे रहेगा, ठीक है। तो अगर डेटर है यहां पर तो प्रोविजन होगा उसके उल्टे, मतलब क्रेडिट साइड में। अब बहुत किसी का सवाल ये होगा कि ये ट्रांसफर हुआ, यहाँ रिलाइज हो गया, तो ये भी ट्रांसफर होगा, यहाँ रिलाइज होगा, नहीं। प्रोविजन ऑन डेटर या किसी भी टाइप का प्रोविजन अगर रहता है तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि जहां उसका ट्रांसफर होगा वहीं उसका सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ट्रांसफर भी हो चुका है और इसका यहाँ पर सेट ऑफ भी हो चुका है, ठीक है। ये फिर से यहाँ नहीं आएगा। तो अब चलिए हम लोग करते हैं टोटल और देखते हैं कि रियलाइजेशन के दौरान पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। दोनों साइड टोटल करके टैली करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डिफरेंस दिखेगा जो ये बताएगा कि रिलेशनशिप के दौरान आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, डेबिट साइड में जब टोटल कर रहा हूं तो वहां पर मुझे दिख रहा है 4,86,000, ठीक है। और क्रेडिट साइड जब मैं टोटल कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 4,06,000। इसका मतलब कि मेरा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड मेरा कम है, ठीक। इसका मतलब मुझे दोनों साइड इक्वल करने के लिए मुझे क्रेडिट को बढ़ाना होगा, ना कि डेबिट को घटाना होगा, ठीक है। आप अगर दोनों साइड टैली कर रहे हो और आपको डेबिट में कम और क्रेडिट में ज्यादा, इसका मतलब आपको डेबिट में कुछ अमाउंट फिल करना होगा, या फिर अगर क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड आपको अमाउंट फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है मुझे, डेबिट साइड, और कम कहां पर है मेरा, क्रेडिट साइड में, ठीक। तो जब मैं डिफरेंस पता कर रहा हूं तो मुझे 80,000 का क्या दिख रहा है, यहाँ पर लॉस दिख रहा है, ठीक है ना, लॉस दिख रहा है 80,000 का। अब ये लॉस जो है वो कौन बियर करेगा, क्योंकि पार्टनर्स हैं 3, तो वो तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, बियर करेंगे। लेकिन समझ में ये बात है कि 80,000 है और वो 3 पार्टनर बियर करेंगे, तो किस रेशियो में। तो क्वेश्चन के आप लोग हेडिंग में पढ़िएगा तो देखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल का जो रेशियो है वो है 2:1:1, ठीक है। तो 80,000 को अगर हम 2:1:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो P को नुकसान झेलना होगा पूरे 40,000 का, Q को झेलना होगा वहीं 20,000 का, और R को भी यहाँ पर 20,000 का नुकसान झेलना होगा। तो यहाँ पर टोटल 80,000 का क्या आ जाएगा, पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम तो लॉस होगा, और क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो यहाँ पर फायदा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फायदा मिलता है और यहाँ पर आपको नुकसान मिलता है, ठीक है ना। एसेट्स तो यहाँ रिलाइज हो रहे हैं और पेड ऑफ हो रहा है यहाँ पर, मतलब मुझे ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है। चूंकि 80,000 कम आया है तो पार्टनर्स को क्या हो गया, 80,000 का नुकसान हो गया। तो P को मिला 2:1:1 के हिसाब से, Q को मिला 1:1 के हिसाब से,
और आर को भी मिला 1:1 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरह से मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो आपको, तो यहाँ पर दिखेगा 2:1:1, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको 40,000, इसको 20,000 और इसको भी 20,000, ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन के बारे में है तो पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन के बीच में सबसे पहले आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट, ठीक है। बिना पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाए आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं जा सकते। पार्टनर्स को पार्टनर कैपिटल में जाने के लिए अपने ऊपर पूरा क्लियरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पी का लोन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब उसे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं पी का जब लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसका शुरुआत किस तरह से करना है। आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी साइड पे पी का जो लोन है वो 20,000 का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे किसी भी अकाउंट को शुरू करने के लिए एक बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है। अब आप देख के बताइए कि पी का जो लोन है वो आपके राइट साइड में है या आपके लेफ्ट साइड में है। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा लायबिलिटीज में। तो उससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रिलैक्स करने के लिए उसको पहले हम लोग करेंगे ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जब भी हम करेंगे तो यहां लिख देंगे बाय, ठीक है। राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो बाय लिखना है। अब किसी भी अकाउंट को शुरुआत करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। वो कितने का है? 20,000 का आपको, ठीक है। 20,000 का आपको बाय बैलेंस बीडी आपको लिख देना है, ठीक। अब इसे रिलाइज करना है तो इसे रिलाइज यानी खत्म करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? टू, यहां पर लिखना पड़ेगा बैंक, टू बैंक। क्यों? क्योंकि ये रिलाइज हो रहा है, ठीक है। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में रिलाइज्ड। अब कितने में रिलाइज हो रहा है? वो भी होगा आपका 20,000 में। तो देखिए आपको दोनों साइड क्या मिल गया? इक्वल मिल गया ना, कि 20,000 का आपको क्या हो गया? दोनों साइड टैली कर गया, ठीक। ये पी का लोन अकाउंट बन गया। पी का लोन अकाउंट इतना में ही बनेगा। पहले उसे ट्रांसफर कर दो और बाय बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड आपका क्या हो गया? 20,000। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं अब बनाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर सभी पार्टनर्स को इक्वल स्पेस देना होगा, ठीक है। डेबिट में तीनों पार्टनर्स का अपना कॉलम रहेगा। फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स के लिए आपको जगह छोड़ना होगा जहां पर आप लोग लिख सकें, ठीक है। फिर आपको क्रेडिट में तीन पार्टनर्स का तीन जगह देना होगा, पी क्यू और आर का, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल को कहां दिख रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो मुझे तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, मतलब बुक के यानी क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में। अब इसे अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ट्रांसफर करने के लिए लेफ्ट से कहां चल जाएगा? राइट में। तो मैं यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस बीडी। अब यहां पर मैं बाय बैलेंस बीडी क्यों लिख रहा हूं? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था किसी भी अकाउंट का शुरुआत के वक्त अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको बाय बैलेंस बीडी देना पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है समझने का कि पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जब भी किसी अकाउंट को बनाते हैं तो उसका हेडिंग जो रहता है उससे डिफरेंट ही आपको वहां पर आपके आइटम्स यानी कंटेंट्स को डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर का पी क्यू और आर का जो कैपिटल है वो है, पी का है 2 लाख रुपए, क्यू का है आपका 1 लाख और आपका आर का है 2,000, ठीक है। ये आपका तीनों का क्या दिख रहा है? आपको कैपिटल दिख रहा है। पी का 2 लाख है, क्यू का 1 लाख है और आर का 2,000 है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज पार्टनर्स कैपिटल में क्या ट्रांसफर जाएगा? तो क्वेश्चन ही देखिए कि आप जब क्वेश्चन को बना रहे हैं तो किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। खासकर जब रियलाइजेशन बना रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन का मतलब टॉप टू बॉटम हर चीज का क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो क्रेडिटर हम ले चुके हैं रियलाइजेशन में, बिल्स पेबल भी ले चुके हैं, लोन फ्रॉम पी मैं बना चुका हूं, रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड क्या होता है?
पार्टनर्स कभी कभी कुछ रिजर्व फंड अपना रखते हैं कि तीनों पार्टनर्स अपना कुछ अमाउंट जमा करते हैं, ठीक है ना, रिजर्व फंड उसे बोलते हैं। अब जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च 2000 किसी भी साल में, तो उस रिजर्व फंड को भी क्या किया जाता है, तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो रिजर्व फंड मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8000, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए रिजर्व फंड कितना है 8000। अब उसे मैं अगर तीनों पार्टनर के बीच में रेशियो के हिसाब से बांट दूं, मतलब 2:1:1 के हिसाब से, तो यहां पर आ जाएगा तो बाय रिजर्व फंड। अब 8000 है तो पी क्यू और आर में अगर मैं रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसको आ जाएगा आपका 4000, इसको आ जाएगा आपका 2000 और आर को भी मिल जाएगा 2000, ठीक है। ये रेशियो के हिसाब से होता है बाय रिजर्व फंड। 8 में पी क्यू मिल गया 4000, क्यू को 2000 और आर को भी 2000, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उससे पार्टनर्स कैपिटल का कुछ रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखना है पी क्यू आर आर डेबिट साइड में। तो सबसे पहले देखिए कि पी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट लिया था 40,000 का, ठीक है। अब रियलाइजेशन में आपको 40,000 का इन्वेस्टमेंट दिख गया है, जो कौन ले रहा है, पी ले रहा है। अब पी ले चुका है, लेकिन इसका पैसा कौन देगा, पैसा आप देगा पी। अगर कैश में या बैंक में रियलाइज हो रहा है तो वहां पर कैश एंड बैंक खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर पी ले रहा है, तो पी एक पार्टनर है और पार्टनर कुछ भी पेमेंट करता है या उसका टेक ओवर कर रहा है तो उसका एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में आपको दिखेगा। और हमेशा याद रखिए कि एडजस्टमेंट का हमेशा 2 एंट्री होगा, तो एक रियलाइजेशन में दिख चुका है और दूसरा एडजस्टमेंट का एंट्री जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। अब मैं यहाँ पर टू रियलाइजेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं डाटा पुट करने वाला हूं इस कॉलम में वो रियलाइजेशन अकाउंट से उठ के आ रहा है, ठीक है ना। हमेशा आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में आपको लिख देना है इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में आपको लिख देना है इन्वेस्टमेंट। अब पी कितने का इन्वेस्टमेंट लिया था, 40,000 का, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं, ठीक है। अब एक फर्नीचर था जो कौन ले रहा था, फर्नीचर ले रहा था क्यू ले रहा था, ठीक है, फर्नीचर ले रहा था क्यू। तो यहां पर फिर लिखना है आपको रियलाइजेशन और ब्रैकेट में आपको लिखना है फर्नीचर। कितने का ले रहा था क्यू, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 20,000 में क्यू ले रहा था फर्नीचर को, तो आर भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर और पी का भी कॉलम खाली रहेगा, ठीक है। अब यहां पर कोई भी ऐसे पार्टनर्स नहीं है जो और कुछ ले रहे हैं या फिर किसी चीज का पेड ऑफ कर रहे हैं, मतलब पी भी दे चुका है और क्यू भी अपना पैसा दे चुका है। पी दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए और क्यू दिया जो फर्नीचर को खरीदा 20,000 में, तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिख रहा। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको फिर पार्टनर्स को खोजना है, तो पार्टनर्स आपको दिखेंगे जब रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है। तो रियलाइजेशन में जब लॉस हो रहा था तो पार्टनर्स का नाम कौन से साइड है, देखिए जरा राइट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां आ जाएगा, वो लेफ्ट साइड में। तो यहां लिख दूंगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब पी को कितना लॉस हुआ था, 40,000 का, क्यू को हुआ था 20,000 का और आर को हुआ था 20,000 का, ठीक है। ये हमको दिख चुका है। अब हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार कि और कोई डाटा है जो हम पुट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऐसा कोई डाटा नहीं है जो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं दोनों साइड को टैली। अब टैली करने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों साइड को जोड़ना होगा और आपको देखना होगा कि कौन सा साइड ज्यादा है, किसका कौन सा साइड ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर शायद पी का क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है और पी का डेबिट साइड मुझे कम लग रहा है, तो मुझे अब डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है कितना, यहाँ पर 2,04,000 रुपीज, 2,04,000 रुपीज। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2,04,000 रुपीज। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपका अगर कोई साइड ज्यादा है और किसी साइड अगर कम है तो आपको कम को ज्यादा करना है, ना कि ज्यादा को कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर टोटल डिफरेंस आ रहा है आपका 2,04,000 से अगर हम 80,000 माइनस कर दें तो आपका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 1,24,000। ये किसका है, पी का है। पी का क्रेडिट जोड़ के डेबिट को घटा दीजिए, आपका यहाँ पर डिफरेंस आ गया।
अब क्यू का देखें, क्यू का यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ 2000 है, मतलब यहाँ पर इसका आ गया 1,02,000 रुपीज। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 1,02,000 रुपीज। अब यहाँ पर कितना इसका 20,000 मतलब 40,000। तो 40,000 को अगर 1,02,000 से अगर माइनस कर दो तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 62,000 का। कितने का आएगा 62,000 का। अब आर का देखते हैं, आर का कितना है क्रेडिट साइड 2,000 और 2,000 और यहाँ पर कितना है 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 डेबिट साइड ज्यादा है आर का और क्रेडिट साइड क्या है कम है, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 20,000। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब मैं दोनों साइड को इक्वल कर चुका हूं और कुछ डिफरेंस भी आया। ठीक है ना, तो डिफरेंस को हमें किस तरह से लिखना है, तो यहां पर लिखना है आपको टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है बाय बैलेंस सीडी, या फिर आप बाय बैंक भी लिख सकते हैं, बाय बैंक ही लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 16,000 का। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पार्टनर्स को अगर कुछ भी मिलेगा तो वो यहाँ पर मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पर पार्टनर्स को होता है प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और यहाँ पर होता है पार्टनर्स को लॉस। ठीक है, मतलब यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो प्लस होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, पार्टनर्स का अपना एक कैपिटल था 2 लाख का, वो नहीं मिल चुका है। रिजर्व फंड था 4,000 का, वो भी मिल चुका है। यहाँ पर 1 लाख का था, यहाँ 2,000 का था, क्यू को मिल चुका है। और आर को 2,000 था, यहाँ पर भी 2,000, वो भी मिल चुका है। ठीक है, अब समझिए कि यहाँ पर पार्टनर्स को मिला, लेकिन पार्टनर्स कुछ फर्म से खरीदे भी थे डिसॉल्व होने के वक्त। तो सबसे पहले कौन खरीदा था, पी खरीदा था। क्या खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, कितना 40,000, मतलब उसे 2,04,000 में अब 40,000 देना होगा। ठीक है, फिर कौन खरीदा, फर्नीचर खरीदा था, क्यों खरीदा, कितने में 20,000 में। तो अब यहाँ पर उसे 1,02,000 में से 20,000 देना होगा। ठीक है, और आर कुछ खरीदा नहीं था। ठीक है, आर कुछ खरीदा नहीं। अब समझिए कि जब रियलाइजेशन अकाउंट का टैली हो रहा था तब यहाँ पर पार्टनर्स को लॉस हो गया। ठीक है, तो पार्टनर का लॉस किस तरह से हुआ, पी को 40,000 का लॉस हो गया, क्यू को 20,000 का, आर को 20,000 का। ठीक है, इसके बावजूद पार्टनर्स जो है अभी भी फायदे में, मतलब उन्हें 2,04,000 में 40,000 घटाने पर उसे 1,24,000 अभी भी उसके अकाउंट में मिलेगा, मतलब उसके पास अभी भी 1,24,000 रुपया है पी के पास। क्यू के पास कितना है 62,000। लेकिन आर हमारा जो बेचारा है वो ऑलरेडी 20,000 का नुकसान में है, उसके पास भरपाई करने के लिए कितना है सिर्फ 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर आर को कोई फायदा नहीं हुआ, आर को क्या आ गया उल्टा 16,000 का नुकसान हो चुका है। ठीक, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि पी को फायदा हुआ रियलाइजेशन के लिए, क्यू को भी फायदा हुआ रियलाइजेशन के वक्त, लेकिन आर को 16,000 का क्या हो गया नुकसान हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा बाय बैंक होगा और यहाँ पर टू बैंक होगा। ठीक है ना, टू बैंक में दोनों पार्टनर्स का नाम ले लीजिए जिनके पास अभी भी पैसा है, और यहाँ बाय बैंक में जब भी होगा तो वो 16,000 का क्या दिख रहा है, इसको ये नुकसान दिख रहा है। ठीक है, मतलब जितना उसके पास इनकम नहीं उससे ज्यादा उसके पास क्या हो गया, उसका एक्सपेंसेस हो गया। तो 4,000 में 20,000 अगर हम दे देंगे तो अभी भी हम 16,000 में क्या है माइनस में है, और पी और क्यू यहाँ पर अभी भी क्या है प्लस में है। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने आज बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अलग से उस वीडियो को बनाऊंगा और आपका उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।